स्याही की गमक। समकालीन विश्व कहानी के परिदृश्य से 24 देशों की 31 स्त्री कथाकारों की कहानियों का संकलन संभावना प्रकाशन हापुड़ से आया है, जिसे औरत की नज़र से दुनिया देखना कहा गया है। इसमें ईरान, चिली, अमेरिका, श्वेत और अश्वेत दोनों अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, लेबनान, मलेशिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, बेलारूस, न्यूजीलैंड, ट्यूनीशिया, इरिट्रिया, वियतनाम, तुर्की, चीन, श्रीलंका, ताइवान, एंटीगुआ, कुवैत, एस्टोनिया, म्यांमार, जिम्बाब्वे और कुवैत जैसे देशों की समकालीन स्त्री कथाकारों की कहानियां हैं। इस किताब के पिछले मुख्य पृष्ठ पर एक कविता है जो किताब के स्वर को रेखांकित करती है। अर्जेंटीना की बेहद महत्वपूर्ण कवि एलिसिया पार्थनाय की एक कविता का अंश है। मैं तुमसे कविता पर बात कर रही हूँ और तुम हो कि तपाक से कर रहे हो, से कह देते हो बताओ हम खाना कब खाएंगे। और तुम हो कि तपाक से कह देते हो बताओ हम खाना कब खाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात यह लगती है कि सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी हूँ भूखी, लगी है भूख मुझे भी। इस किताब की भूमिका 2 बार लेखन के लिए पुलिट्जर अवार्ड जीतने वाले नॉर्मन मेलर से कुछ दशक पहले एडवर्टाइजमेंट्स फॉर माईसेल्फ में लिखा था कि मैं किसी प्रतिभावान स्त्री लेखक के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने उनकी तुलना वेश्या के कॉल गर्ल बनने से की थी, जो कॉल करने पर अपनी बात कहती है। मेलर ने स्त्रियों के साहित्य की स्याही की गमक को मरणासन्न रुग्ण, ठंड से अकड़ा हुआ और न जाने कितने नकारात्मक विश्लेषणों से अलंकृत किया। थोड़े हेरफेर के साथ लगभग इन्हीं बातों को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल ने 2011 में दोहराया कि मैं किसी रचना का 1-2 पैरा पढ़कर बता सकता हूँ कि इसे किसी पुरुष लेखक ने लिखा है या स्त्री ने। लाख कोशिश कर ले, कोई स्त्री मेरी तरह लिख ही नहीं सकती। उन्होंने स्त्रियों के लेखन को भावुकता से भरपूर और दुनिया के बारे में तंग नज़रिए वाला बताया। कारण भी गिना दिया कि वे जब घर की ही पूरी मालकिन नहीं होती तो उनके लेखन में पूरी दुनिया दिखेगी कैसे। कई साल पहले अमेरिकी लेखक डायने जॉनसन ने लिखा था कि पुरुष पाठक जानते ही नहीं हैं कि स्त्री साहित्य को कैसे पढ़ना है। पुरुष पाठक जानते ही नहीं हैं कि स्त्री साहित्य को कैसे पढ़ना है। वे स्त्रियों द्वारा गढ़ी गई छवियों, रूपकों, परिस्थितियों और सार्वभौमिक अनुभूतियों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाते, जबकि बचपन से स्त्रियां जेंडर का भेदभाव किए बिना सब कुछ पढ़ने की अभ्यस्त होती हैं। यही कारण है कि स्त्री पाठक किताबों को लेकर
पूर्वाग्रह मुक्त होती, जबकि पुरुष पाठक पूर्वाग्रह ग्रस्त। जॉनसन आगे कहती हैं कि यह मान लिया जाता है कि स्त्रियां वैसा नहीं लिखेंगी जो महत्वपूर्ण हो, वास्तव में गंभीर हो, आवश्यक हो, नया और ज्ञानपूर्ण हो। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। इस देश में तो कई गुना ज़्यादा भी, पर आधी दुनिया की रचनाशीलता को इस तंग नज़रिए से देखना अनुचित नहीं, बेईमानी भी है। दरअसल साहित्य या कला को जेंडर के खांचे में विभाजित कर फैसले सुनाने के वैसे ही नुकसान हैं जैसे क्लाइमेट चेंज को झुठलाने वाले फैसले पर पहुंचने के लिए छोटे से सैंपल वाले डेटा को आधार बनाना। स्त्री पुरुष लेखन के अंतर को साबित करने के लिए पैमाना अक्सर पुस्तक समीक्षाओं में पुरुषों की लिखी किताबों और स्त्रियों की लिखी किताबों की संख्या में अंतर को बनाया जाता है। कई बार रचनाओं में पुरुष और स्त्री किरदारों की संख्या गिनकर भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, पर पूरी दुनिया में समाज को उद्वेलित करने वाले विषयों पर अपनी बेवाक राय व्यक्त करने का पैमाना बनाएं तो गिनती से परे हटकर मुद्दे की अहमियत और सामयिकता की ओर ध्यान देना ही होगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा हुए लोगों से ज़्यादा स्त्रियों का देश भर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना क्या इसका सबूत नहीं है? गिनती का मानदंड महाश्वेता देवी और इस्मत चुगताई जैसी लेखक पर, सेरेना विलियम्स और मेरी कॉम जैसी शक्तिपुंज खिलाड़ी पर, ईरान की स्त्री मानवाधिकार एक्टिविस्ट और फरोगजाद जैसी फारसी कवि पर, मेरी क्यूरी जैसी वैज्ञानिक पर, मलाला यूसुफजाई जैसी निडरता की प्रतिमूर्ति पर, MS सुब्बुलक्ष्मी और किशोरी अमोनकर जैसी गायक पर, माया एंजेलू और ओपरा विन्फ्रे जैसी धाकड़ शख्सियतों पर, मणिपुर में बच्चों के जीवन हिंसा में गंवा चुकी आफ्सपा विरोधी निर्वस्त्र माताओं के प्रदर्शन पर, चेरनोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना पर तमाम बंदिशों को परे धकेलते हुए 12-15 साल उजाड़ गांव शहर घूम घूम कर दफन कर दिए गए इतिहास सहेजने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता बेलारूस की स्वेतलाना एलेक्सीयेविच पर, या इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और आज के दौर की स्त्री राजनेताओं, हम उन्हें पसंद करें या ना करें, पर क्या कभी फिट हो पाएगा? कोई भी समाज बंद कमरे में सांस लेकर स्वस्थ नहीं रह सकता। दुनिया भर के रस, गंध, ध्वनियों और अनुभूतियों से गर्भित खुली हवा उसको पोषित करे, तभी उसका शरीर और चेतन संतुलित ढंग से निर्मित होता है। पिछले एक दशक में मुझे ईरान के साहित्य, सिनेमा, थिएटर, पत्रकारिता और स्त्रियों की बराबरी के आंदोलन के बारे में जो कुछ पढ़ने देखने को मिला, वह आतताई सत्ता के खिलाफ तानी गई सबसे मुखर तोप है, और एक एक कर उसमें कई युवा स्त्रियां बारूद का गोला बनकर स्वाहा हो रही हैं। अमेरिका का अश्वेत अस्मिता का आंदोलन पुरुषों के मुकाबले बेहद सृजनशील स्त्रियों के कंधों पर ज़्यादा टिका हुआ है। भावुकता और पारिवारिक मुद्दों तक सीमित मान ली गई स्त्रियां आज बेशक देश और दुनिया के राजनैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और समाजशास्त्रीय विमर्श को निर्देशित कर रही हैं, लेकिन कुछ यूनिक तजुर्बे ऐसे हैं जिनको शब्दों में बांधना सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं और बेझिझक होकर कर रही हैं। अगर ये अनुभव हमारी शब्द संपदा में शामिल ना होते तो हमारा साहित्य कितना रसहीन, उबाऊ और एकांगी हो जाता। मेरा स्पष्ट मानना है कि दुनिया के कोने कोने से उपजी स्त्री अनुभूतियाँ न सिर्फ साहित्य को बल्कि हमारी चेतना की मार्फत पूरी मनुष्यता को समृद्ध, समरस और सहिष्णु बनाती हैं, उन्हें असीमित विस्तार भी प्रदान करती हैं। इन्हीं सर्जनात्मक संवेदनाओं को समर्पित है दुनिया के विभिन्न देशों की लेखिकाओं की कहानियों की यह किताब। और अंत में अगर लीलाधर मंडलोई, विष्णु नागर, आलोक श्रीवास्तव, अर्चना वर्मा, हरि नारायण, अशोक अग्रवाल जैसे प्रेमी साहित्यिक सहयात्री मेरे पीछे ना होते तो यह किताब कभी संभव ना हो पाती। उनका आभार व्यक्त करना मुझे शक्ति और दृष्टि देता है।